दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है और इसका क्या मकसद होता है। इस पे एक बुक लिखी थी टॉम हचिनसन एंड एलन वाटर्स ने। आज इस बुक को मैं जितना हो सके कम टाइम में कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके 4 सेक्शंस हैं, तो सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस बुक में क्या बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। व्हाट इज़ ESP? ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी शख्स इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहा है, किस मकसद के लिए सीखना चाह रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, किस ज़रूरत के तहत इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो वो कहलाता है हमारा ESP। ठीक है, यानी कि इंग्लिश को सिखाना किसी ख़ास मकसद के लिए, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ESP क्या होता है, कि किसी ख़ास मकसद के लिए इंग्लिश सिखाना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई बंदा बैंक में जॉब करना चाहता है तो उसको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन कौन सी इंग्लिश? जो बैंक के अंदर चलती है। ठीक है, बैंकिंग वाली फील्ड के रिलेटेड जो इंग्लिश है वो सीखनी है उसको। तो उसके लिए जो ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या होगी? बैंकिंग वाला। आई होप कि अब आपको क्लियर है कि ESP एक्चुअली में होता क्या है। अब इसकी ओरिजिन कब हुई? ठीक है, ओरिजिन इसकी नियर अबाउट लेट 1960s में हुई, यानी कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई, लैंग्वेज को बूस्ट मिला, लिंग्विस्टिक्स रेवोल्यूशंस हुई। तो इस वजह से लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि जो इंग्लिश है वो बूम कर रही थी, बूस्ट कर रही थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। तो लोग जो है तरक्की करना चाहते थे, न्यू डिस्कवरीज हो रही थी, उनको पढ़ना चाह रहे थे। स्टडी यानी कि अपने एजुकेशन में भी इसका यूज़ हो रहा था, और अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है किसी भी फील्ड में तो उनको ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि वो इंग्लिश सीखें। तो इसीलिए ये कोर्स बनाया गया, डिज़ाइन बनाया गया कि इंग्लिश सीखना है, लेकिन कौन सी इंग्लिश सीखना है, किस मकसद के लिए सीखना है, तो ये डिसाइड करेगा ESP कोर्स डिज़ाइनर। आई होप कि अब आपको क्लियर होगी कि उसकी ओरिजिन क्यों हुई और कब हुई। उसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इसका जो है मतलब कैसे आगे डेवलप होता गया, न्यू न्यू चीज़ें क्या क्या आती गई। उसमें जो है रजिस्टर एनालिसिस, डिस्कोर एनालिसिस, टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि रजिस्टर का मतलब होता है किसी खास सिचुएशन की लैंग्वेज। ठीक है, उसको स्टडी की गई, उसका एनालिसिस किया गया। डिस्कोर्स, किसी भी लैंग्वेज के 2 मीनिंग हो सकते हैं ना, कोई वर्ड हम बोलते हैं उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो वो उसमें एनालिसिस किया गया। टारगेट सिचुएशन एनालिसिस की गई कि जिस टारगेट सिचुएशन में वो जा रहे हैं तो उसके एनालिसिस भी होने चाहिए, उसको भी स्टडी करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बैंक के अंदर जो कौन से टारगेट सिचुएशन है वो भी देखना है। तो ये डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ पे है अप्रोच नॉट प्रोडक्ट। ESP क्या है? एक अप्रोच है, नॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि ESP जो है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं है, वही लैंग्वेज है, लेकिन एक तरीक़ेकार है उस लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक मकसद के लिए यूज़ करना। ठीक है, ना कि कोई और लैंग्वेज बनाना, लेकिन उसी लैंग्वेज को किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करना। तो ये एक अप्रोच है, प्रोडक्ट नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो अब हम सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक हो गया, इसमें है कोर्स डिज़ाइन। अब ESP का कोर्स डिज़ाइन किस तरह किया जाता है? ठीक है, कोर्स डिज़ाइन से मुराद ये है कि कोई भी स्टूडेंट आया है जो कि ख़ास मकसद के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए हमने एक कोर्स भी डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले थीरीज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग थीरीज़ हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो किस हिसाब से लर्न किया जाता है, जैसे इसमें बिहेवियरिज्म थ्योरी, मेंटलिज्म थ्योरी, ठीक है, कोग्निटिव कोड, तो ये डिफरेंट थीरीज़ आ जाती हैं, वो बताते हैं। मैं आपको जस्ट ये ओवरव्यू देता जाऊंगा। अगर मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी, तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अब आपको सिर्फ मैं बताता जा रहा हूँ कि थीरीज़ पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, यानी कि लैंग्वेज में जो ग्रामर है, जनरेटिव ग्रामर है, यूनिवर्सल ग्रामर है, ये सारी चीज़ें वो बताई जाती हैं। ठीक है, उस डिज़ाइन में। उसके बाद नीड एनालिसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उस यूज़र के जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसके एनालिसिस की जाती हैं। ठीक है, यानी कि
वो क्या चाहता है, उसकी क्या क्या कमज़ोरियाँ, लैक्स क्या हैं, उसके वांट्स क्या हैं और उसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, तो वो सब नीड एनालिसिस में देखा जाता है। अप्रोचेज़ टू कोर्स डिज़ाइन, कोर्स को जब डिज़ाइन किया जाता है तो कौन कौन से अप्रोचेज़, कौन कौन से तरीक़ेकार देखे जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कोर्स डिज़ाइन है, या फिर लैंग्वेज जो स्किल सेंटर डिज़ाइन है, या लैंग्वेज डिज़ाइन है, किस तरह है। तो ये सारी अप्रोचेज़ हैं कोर्स डिज़ाइन की। आई होप कि अब यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी कि कोर्स डिज़ाइन में हमने देखना ये होता है कि कोर्स हमने किस तरह डिज़ाइन करना है, कि स्टूडेंट पे ज़्यादा काम डालना है, टीचर पे ज़्यादा डालना है, लैंग्वेज को स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट करके देखना वो करना है, या फिर एज ए जैसे स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उस तरह रखना है। ये सारे अप्रोचेज़ टू कोर्स डिज़ाइन, कोर्स को किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ तक हमारी बातें होगी क्लियर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे, वह एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपने सिलेबस डिसाइड करना है, ठीक है। कोई भी आपके पास आया तो आपने उसका सिलेबस बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपके पास स्टूडेंट आया है, वो जो चाहता है ईएसपी कौन सा, कि वो एयरलाइन में जो है काम करना चाह रहा है, तो वो चाहता है कि उसकी जो है वो इंग्लिश ठीक करना चाहता है कौन से एविएशन में जो यूज़ होती है एयरलाइंस में। तो उसके लिए आपने उस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने मटेरियल एवेलुएशन, यानी कि उस सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है किसी सोर्सेज में किसी के पास, तो उसको पहले एवेलुएट करेंगे क्या वो आजकल के नीड के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं वो उसमें है या नहीं, उसको आप उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है, मटेरियल की। उसके बाद है मटेरियल डिज़ाइन, फिर आप अपना मटेरियल न्यू क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जो जो उसमें नहीं है तो आप अपना भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पहले से आपको मटेरियल नहीं मिलता तो आपको न्यू मटेरियल डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद मेथडोलॉजी, कि आप मेथड के किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, यानी कन्वर्सेशनल करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, या सिचुएशन क्रिएट करेंगे, कौन कौन से तरीके करेंगे, ये सब मेथडोलॉजी में आएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन में आप उसके असेसमेंट करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उस ताकि जब आपने कोर्स डिज़ाइन कर लिया, उसको पढ़ा लिया, तो फिर आपने उसकी इवैल्यूएशन भी करनी है, उसका जो है टेस्ट भी लेना है, असेसमेंट भी करनी है। ये यहाँ तक आपका आ गया। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, रोल ऑफ द ईएसपी टीचर। अब ईएसपी टीचर का क्या रोल होता है। ईएसपी टीचर ने क्या करना होता है, उसने मटेरियल भी प्रोवाइड करना है, उसने कोर्स भी डिज़ाइन करना है, उसने आपसे टेस्ट भी लेने हैं, उसने आपको प्रैक्टिस भी करवानी है, उसने उसका वो आपका रिस्पॉन्सिबल भी है, आप क्या क्या उसको रिज़ल्ट दे रहे हो, प्रोग्रेस क्या कर रहे हो, ये चीज़ें भी उसने देखना है, आपकी निगरानी भी करना है, और एंड में आपकी इवैल्यूएशन भी करेगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि ये ईएसपी होता क्या है, इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं, हर स्टेज का क्या मकसद होता है, और हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो और भी चीज़ें काफ़ी हैं इसमें डिटेल में, तो वो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। नेक्स्ट मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।